नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल वेद क्लास पे स्वागत करता हूँ। देखिए हमारी एक सीरीज चल रही थी दिल्ली पुलिस के पेपर के लिए। तो अभी दिल्ली पुलिस का पेपर है दिसंबर में या फिर जनवरी में जो होने वाला है, जिसमें वैकेंसी ओपन हो गई है। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी क्लास नंबर 3 है, जिसमें कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हर क्लास में आपको क्वेश्चन बदले हुए मिलेंगे और हर क्लास में आपको बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा, ये क्लास क्यों महत्वपूर्ण है? ये क्लास इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के समय में एसएससी जितने भी पेपर करा रही है, वर्तमान में जो एसएससी एग्जाम करा रही है, उसके बदलते पैटर्न को देखते हुए हमने इस क्वेश्चन को, इस सीरीज को स्टार्ट किया है। और इसमें सारे ही क्वेश्चन हमारे वो हैं जो एसएससी के एग्जाम से संबंधित हैं, वर्तमान में जो एसएससी एग्जाम अपना करा रही है। ठीक है, चाहे वो आपका सीजीएल का पेपर हो, सीएचएसएल का पेपर हो, चाहे फेज 3 का पेपर हो, जितने भी एसएससी अपने एग्जाम करा रही है, उसी पैटर्न पे आधारित हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है। ठीक, एक सीरीज में हमारे लगभग 15 क्वेश्चन या 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज को लगातार आपको देखते रहना है। और ये सीरीज, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि ये सीरीज आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, एक तो हमारी ये सीरीज है जो हमारी जीएस की है, जिसमें हमारे मिक्स क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस वगैरह के हर टॉपिक के हमारे मिक्स क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, किसी सीरीज में आपको, किसी क्लास में आपको, किसी क्लास में किसी सब्जेक्ट का आपको रेशो थोड़ा ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है, कम भी देखने को मिलता है, वो एक अलग बात है। ठीक है, और एक और खास बात है कि हमने अब एक और क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। वो कौन सी है? करंट अफेयर्स की क्लास है। और करंट अफेयर्स की जो क्लास है हमारी, वो भी हमने इसी उद्देश्य से स्टार्ट की है ताकि बच्चों को दिल्ली पुलिस के पेपर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी देखने को ना मिले। और वो सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, चाहे वो उसका रेलवे का पेपर है, चाहे वो उसका यूपीएसआई का पेपर है, कोई भी अदरवाइज उसका एग्जाम है, तो करंट अफेयर्स तो सेम होती है। ठीक है, यदि आप स्टेट का पेपर देने जाते हैं तो वहाँ स्टेट वगैरह की थोड़ी बहुत पूछ लेता है, लेकिन आपकी जो नेशनल और इंटरनेशनल की जो करंट अफेयर्स होती है वो तो बराबर की होती है। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 3 है, इसी क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लास को हम आगे शुरू करते हैं, जिसमें आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें ये कह रहा है कि लोहरदंगा बॉक्साइट क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बॉक्साइट क्षेत्र की यदि मैं बात करता हूं तो लोहरदंगा बॉक्साइट क्षेत्र से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये जो लोहरदंगा जो बॉक्साइट क्षेत्र है, ये भारत में किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखेंगे, लोहरदंगा भारत में कहां पर स्थित है? लोहरदंगा भारत में झारखंड राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये झारखंड राज्य में स्थित है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा झारखंड हो जाएगा। यदि हम झारखंड राज्य के अंदर जाते हैं तो झारखंड राज्य तो हमारे लोअर्स के लिए क्षेत्र जाना जाता है, और झारखंड हमारे बॉक्साइट क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है। तो क्या झारखंड में सिर्फ एक लोहरदंगा ही क्षेत्र है जो बॉक्साइट के लिए जाना जाता है? नहीं, झारखंड में यदि हम जाएंगे तो झारखंड में हमें एक और क्षेत्र देखने को मिलता है जिसका नाम है पलामू। ये भी हमारा कैसा क्षेत्र है? ये भी हमारा बॉक्साइट क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? बॉक्साइट क्षेत्र है पलामू। ठीक है, झारखंड के अंदर स्थित है। ये तो चलो हमारा क्या हो गया, ये हमारा बॉक्साइट क्षेत्र हो गया। यदि मैं झारखंड की बात करता हूँ कि भैया झारखंड में क्या कोई गुरुजी लोह-अयस्क क्षेत्र भी है? तो ध्यान रखेंगे, झारखंड में लोह-अयस्क क्षेत्र भी है, कोयला भी पाया जाता है झारखंड राज्य के अंदर। ध्यान रखेंगे, झारखंड राज्य में हमें लोह-अयस्क क्षेत्र भी देखने को मिलेगा। कौन कौन सी लोह-अयस्क क्षेत्र? नोयामंडी, ध्यान रखेंगे, झारखंड राज्य के अंदर नोयामंडी, और कौन सा जो है गोवा जो क्षेत्र है, गोवा क्षेत्र, ये जो है ये किसके लिए जाने गए हैं? ये लोह-अयस्क के लिए जाने गए हैं। कौन से राज्य में? झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में आप यदि जाओगे, गिरिडीह जाओगे तो वहां पर कोक तैयार किया जाता है। झारखंड में यदि आप झरिया में जाओगे, धनबाद में जाओगे तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? कोयला क्षेत्र। झारखंड में कहा, झारखंड की यदि मैं बात करूं तो झारखंड में यदि आप कहां जाएंगे? झरिया जाएंगे। ठीक है, झारखंड में यदि हम कहां जाएंगे? झरिया जाएंगे। झारखंड में यदि हम कहां जाएंगे? धनबाद में जाएंगे। कहां पर जाएंगे? धनबाद। तो झारखंड जो है, झरिया और धनबाद हमारे कौन से क्षेत्र हो जाते हैं? ये हमारे कोयला क्षेत्र हो जाते हैं। कौन से क्षेत्र? ये हमारे कोयला क्षेत्र हैं। और यदि मैं झारखंड की ही बात करूं कि झारखंड में आप कहां पर जाएंगे? झारखंड में यदि आप कहां पर जाएंगे? गिरिडीह जाएंगे। कहां पर जाएंगे? गिरिडीह जाएंगे। तो गिरिडीह किसके लिए जाना जाता है? यहाँ पर कोक तैयार किया जाता है। ठीक है,
कोक के लिए जाना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, कोक के लिए जाना जाता है, गिरडी जाना जाता है। तो झारखंड हमारे खनिज के उद्देश्य से मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि मैं किसकी बात करता हूँ, इसमें ओडिशा राज्य की बात करता हूँ, क्या ओडिशा राज्य के अंदर भी हमें खनिज देखने को मिलते हैं? जी बिल्कुल हमें देखने को मिलते हैं, ओडिशा राज्य में भी हमें खनिज देखने को मिलते हैं। जब आप ओडिशा राज्य के अंदर जाते हैं तो ध्यान रखेंगे, ओडिशा राज्य में एक क्षेत्र है जो बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, जिसका नाम क्या है? कालाहांडी। ओडिशा राज्य में यदि हम जाएंगे तो ओडिशा राज्य का कौन सा क्षेत्र? कालाहांडी क्षेत्र जो है किसके लिए जाना जाता है? कालाहांडी क्षेत्र, ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए, किसके लिए? बॉक्साइट के लिए जो है यह क्षेत्र जाना जाता है। अच्छा, क्या ओडिशा में हमें कोई और सा भी क्षेत्र देखने को मिलता है? जी बिल्कुल है, ओडिशा के अंदर एक क्षेत्र है जिसका नाम है गुरु महीशिनी। ध्यान रखिए, ओडिशा के अंदर एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? गुरु महीशिनी क्षेत्र है, बहुत बार पूछा जा चुका है। महीशिनी जो क्षेत्र है ये किसके लिए जाना जाता है? ये लोहे के लिए जाना जाता है। ओडिशा ही राज्य के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे? बादाम के पहाड़, बादाम पहाड़ देखने को मिलेंगे। कौन से पहाड़ हैं? बादाम पहाड़ जो है कहाँ पर देखने को मिलेंगे? ओडिशा में। और ये किसके लिए जाने जाते हैं? ये लो एस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, ओडिशा राज्य के अंदर। तो आपको ये याद रखना है, यदि बॉक्साइट की बात करेंगे तो कालाहांडी क्षेत्र ओडिशा राज्य के अंदर जो किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। और गुरु महीशिनी और बादाम पहाड़ हमें ओडिशा राज्य के अंदर जो देखने को मिलते हैं ये किसके लिए जाने जाते हैं? ये लो एस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, ये ओडिशा राज्य के अंदर लोह क्षेत्र है। जैसे हम कर्नाटक राज्य के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो कर्नाटक राज्य में जब हम जाएंगे पूर्व वाले क्षेत्र में जाएंगे कर्नाटक राज्य के, ठीक है, और तो हमें वहां पर क्या देखने को मिलेगा? लोहेस्ट क्षेत्र देखने को मिलेंगे। बाबा बुदन क्षेत्र है कर्नाटक राज्य के अंदर, ये भी हमारा लोहेस्ट क्षेत्र के लिए जाना जाता है, ठीक है। शिमोगा है कर्नाटक राज्य में। तो हमारे जो और राज्य हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये सारे हमारे राज्य हैं जिनके बारे में हमने थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज क्या कर ली है, जान ली है। इनको नोट करते हुए चलना आपको और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नाथ्रा की पाल लोह एस क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा क्षेत्र? नाथ्रा की पाल लोह एस क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। झारखंड के मैं आपको बता चुका हूं। यदि मैं कर्नाटक राज्य की बात करता हूं तो कर्नाटक राज्य में कौन सा है? शिमोगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। शिमोगा जो लो एस क्षेत्र है वो कौन से राज्य के अंदर स्थित है? कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और कर्नाटक राज्य में और कौन सा है? बेल्लारी है, ये लोएस्ट क्षेत्र है कर्नाटक राज्य के अंदर। कौन सा है? बेल्लारी, ठीक है, कर्नाटक राज्य में बेल्लारी है। और कौन सा है? बाबा बूदन है, बाबा बूदन क्षेत्र, बाबा बूदन क्षेत्र। ये सारे के सारे क्षेत्र में कहां पर देखने को मिलते हैं? कर्नाटक राज्य में। देखो कर्नाटक राज्य में जब आप जाएंगे तो कर्नाटक राज्य में जो बाबा बूदन गिरी की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर सबसे पहला कहवा का पौधा भी लगाया गया था। भारत में सबसे ज्यादा कहवे की पैदावार जो होती है, कॉफी की पैदावार, वो कर्नाटक राज्य में होती है, ठीक है। सबसे पहला कहवा का पौधा बाबा बूदन गिरी की पहाड़ी पर ही लगा था कर्नाटक राज्य में, इसलिए बाबा बूदन गिरी की पहाड़ी को हम किस नाम से भी जानते हैं? कहवा के पिता के नाम से भी जानते हैं भारत में, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद झारखंड का हम पढ़ चुके हैं। नाथ्रा की पाल जो हमारा क्षेत्र है वो कौन से राज्य का स्थित है? वो राजस्थान का है, ठीक है। किसके लिए जाना जाता है ये नाथ्रा की पाल लोह एस जो क्षेत्र है वो कौन से राज्य में है? राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है। तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यदि मैं किसकी बात करूं, मध्य प्रदेश राज्य की बात करूंगा, तो मध्य प्रदेश राज्य में आप जाएंगे तो मध्य प्रदेश में आपको क्षेत्र मिलेगा जिसका नाम क्या है? मलाज खंड, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर मलाज खंड बालाघाट में स्थित है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन ये लोएस्ट क्षेत्र नहीं है, ये तांबा क्षेत्र है मध्य प्रदेश राज्य का, ठीक है, ध्यान रखिए। ये कैसा क्षेत्र है मध्य प्रदेश के अंदर? तांबा क्षेत्र है। ये पूछा जाता है कि बताइए मलाज खंड जो कि एक तांबे या अश्व के लिए जाना जाता है, ये कौन से राज्य के अंदर स्थित है? तो ध्यान रखिए मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट में स्थित मलाज खंड जो क्षेत्र है ये तांबे के लिए जाना जाता है। बस आपको पेपर में डायरेक्टली पूछ सकता है कि बताइए मलाज खंड कहाँ पर स्थित है, ठीक है, या फिर किसके लिए जानते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बोध के नाम से जाना गया है, ठीक है, किसे प्रच्छन्न बोध के नाम से जाना गया है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि रामानुज, बी ऑप्शन है माधवाचार्य, सी ऑप्शन है निम्बार्क और डी ऑप्शन है शंकराचार्य। प्रच्छन्न बोध की बात कर रहा है, ठीक है, भावी बुद्ध की बात नहीं कर रहा है। भावी बुद्ध के नाम से तो हम मैत्रेय को जानते हैं, प्रच्छन्न बोध के नाम से, प्रच्छन्न बोध के नाम से किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है कि आदि शंकराचार्य को
प्रच्छन्न बोध के नाम से जो है इनको जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए किसके नाम से जानते हैं? आदि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध के नाम से जानते हैं। ये जो आदि शंकराचार्य है ये कौन से दर्शन के प्रतिपादक है? तो ध्यान रखिए अद्वैतवाद, आपको अद्वैतवाद, इनके दर्शन भी याद रखने हैं बेटा, ध्यान रखना, इनके दर्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे रामानुज का दर्शन यदि हम पढ़ते हैं तो विशिष्टाद्वैतवाद, ध्यान रखिए विशिष्टाद्वैतवाद जो है इसे ये जानते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद इनका दर्शन है किसका? रामानुजाचार्य का। तो आपको ये याद रखना है, इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए कि रामानुजाचार्य जो थे ये कौन से दर्शन से जुड़े थे? तो ये विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के संपादक थे और शंकराचार्य अद्वैतवाद थे। ठीक है, यदि मैं किसकी बात करता हूँ? माधवाचार्य की यदि मैं बात करूंगा तो ये जो माधवाचार्य थे ये किससे जुड़े हुए थे? ये द्वैतवाद से जुड़े हुए थे। माधवाचार्य किससे जुड़े हुए थे? द्वैतवाद से जुड़े हुए थे। ठीक है, और निम्बार्क की यदि मैं बात करता हूं तो निम्बार्क किससे? द्वैतवाद से जुड़े थे। ठीक है, ये किससे थे? द्वैतवाद से जो है कौन जुड़ा था? निम्बार्क जुड़े थे। ठीक है, द्वैतवाद से कौन जुड़े थे? निम्बार्क जुड़े थे। इनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, यदि किसकी बात करूं मैं? वल्लभाचार्य का नाम भी पूछा जाता है, ध्यान रखना, वल्लभाचार्य का नाम भी पूछा जाता है कि ये बताइए वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य ये किससे जुड़े थे? वल्लभाचार्य ध्यान रखेंगे शुद्धाद्वैतवाद से जुड़े थे। ठीक है, वल्लभाचार्य किससे जुड़े थे? कौन से दर्शन के प्रतिपादक थे? शुद्धाद्वैतवाद से जो है ये जुड़े हुए थे वल्लभाचार्य। तो इनके जो संप्रदाय हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद जो है संप्रदाय से जुड़े थे। आदि शंकराचार्य, देखो शंकराचार्य तो आपको वैसे भी याद रखना है क्योंकि शंकराचार्य से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंदर जो मठ की स्थापना जो की थी, जो 4 मठों की स्थापना 4 दिशाओं में भारत के अंदर की थी, तो वो किसने की थी? आदि शंकराचार्य जी ने ही की थी। आदि शंकराचार्य ध्यान रखेंगे शैव धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे, शैव मत का प्रचार प्रसार इन्होंने सबसे अधिक किया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मिजोरम राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिजोरम राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि 20 फरवरी 1987 ईस्वी में क्या मिजोरम राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बी कह रहा है कि 30 मई 1987 में क्या मिजोरम राज्य का गठन हुआ था। 1 नवंबर 2000 या फिर 9 नवंबर 2000। ठीक है, देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, इसमें ऑप्शन में कोई भी नहीं है। जब मिजोरम राज्य का गठन हुआ था ये ऑप्शन ही हमारे क्या रखेंगे? गलत रखेंगे, ध्यान रखना। तो मिजोरम राज्य का जो गठन हुआ है तो ध्यान रखेंगे, यदि मैं किसकी बात करता हूँ? मिजोरम राज्य की बात करता हूँ। किसकी बेटा? मिजोरम राज्य की यदि मैं बात करता हूँ तो ध्यान रखेंगे मिजोरम राज्य 21 जनवरी 1972 ईस्वी में क्या बना था? मिजोरम राज्य बना था। ध्यान, मिजोरम के साथ साथ और हम किसको पढ़ते हैं? मिजोरम के साथ साथ हम किसको पढ़ते हैं बेटा? मणिपुर को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? मणिपुर को पढ़ते हैं। और प्लस में हम किसको पढ़ते हैं? मेघालय को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? मेघालय को पढ़ते हैं। तो प्लस में इन 3 राज्यों को भी हम पढ़ते हैं जिनका गठन 21 जनवरी 1972 ईस्वी में जो है ध्यान रखेंगे किया गया। ठीक है, यदि मैं किसकी बात करता हूँ, इसमें जो आपको डेट लिख रखी है कि 20 फरवरी 1987, ये किसी की डेट है, ये जो है ये ध्यान रखिए 20 फरवरी 1987 किसकी है? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। ध्यान रखिए किसकी है? ये अरुणाचल जो है प्रदेश राज्य का गठन जो है 20 फरवरी को हुआ था। और ध्यान रखेंगे 30 मई 1987 ईस्वी में किसका गठन हुआ था? ध्यान रखेंगे 30 मई 1987 में गोवा भारत का क्या बना था? राज्य बना था। 1 नवंबर यदि मैं 2000 की बात करता हूं और 9 नवंबर 2000 की बात करता हूं तो 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। 1 नवंबर 2000 में किसका गठन हुआ था? ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। आपको याद रखनी है ये बात, छत्तीसगढ़, और इनका क्रम आपके लिए कभी कभी दे देता है। और 9 नवंबर 2000 को ध्यान रखेंगे उत्तराखंड राज्य का जो है क्या हुआ था? गठन हुआ था। ध्यान रखेंगे पहले तो इसको उत्तरांचल के नाम से जानते थे, जो उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ जिले काटकर 13 जिले काटकर एक नया प्रांत बनाया गया था जिसे हमने उत्तरांचल नाम दिया था। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद यदि हम किसकी बात करते हैं? 15 नवंबर 2000 की यदि मैं बात करता हूं, क्योंकि ये डेट भी आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है तो आपको ये भी लिखना है। 15 नवंबर यदि मैं किसकी बात करूं? 2000 की बात करूंगा तो 15 नवंबर 2000 को मेरे बच्चों कौन से राज्य का गठन हुआ था? तो ये झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, कौन से राज्य का गठन हुआ था? झारखंड राज्य का गठन हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में। तो आपको ये बात याद रखनी है। बहुत सारे बच्चे देखो सिक्किम से भी क्वेश्चन आता है, मैं सिक्किम का भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सिक्किम
कि यदि मैं बात करता हूँ, जब आप भारतीय संविधान को पढ़ते हो तो भारतीय संविधान का भाग 1 जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक डेफिनेशन है अर्जित राज्य। अर्जित राज्य यानी भारत के सह राज्य की यदि हम बात करें तो सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं, ध्यान रखिए, इसे भारत का पहला कैसे बनाया गया, सह राज्य बनाया गया। तो भारत के अंदर ध्यान रखिए एक संविधान होता है, ध्यान रखिए 35वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1974 के अंतर्गत ध्यान रखिए सिक्किम को भारत का क्या बनाया गया था, सह राज्य बनाया गया था। सिक्किम पूछ लेता है इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, सिक्किम को भारत के विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, ध्यान रखेंगे भारत का सह राज्य का दर्जा इसे जो है दिया गया था, ध्यान रखेंगे इस बात को, सह राज्य का दर्जा, सह राज्य का दर्जा। और ध्यान रखें कि 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये भी आपको याद रखना है, कौन सा, 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। आपको ये दोनों संशोधन याद रखने हैं क्योंकि ये दोनों संशोधन ही आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं कि ये बताइए कौन से संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का एक सह राज्य बना था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि बताइए कौन से संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ध्यान रखिए इसके तहत क्या मिला था, सिक्किम को जो है क्या मिला था, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अब मैं आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, जैसे हर क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई आपको कमेंट करके बताना है, और बताना ही है जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। क्वेश्चन जो होता है जो मैं पूछता हूँ बेवजह क्वेश्चन नहीं, वो आपके एग्जाम से ही संबंधित क्वेश्चन होता है। मैं पूछता इसलिए हूं ताकि आप उस क्वेश्चन को तलाशें, उसके आंसर को तलाशें, और जब भी कोई चीज हम ऐसे तलाशते हैं, मन से तलाशते हैं, तो ध्यान रखना वो चीज हम कभी भी भूलते नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे कमेंट में क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन ये है कि जिस समय सिक्किम को भारत के अंदर शामिल किया गया था उस समय सिक्किम में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, सिक्किम का राजा कौन था और सिक्किम में कौन सा वंश रूल कर रहा था। आपके लिए ये क्वेश्चन है कमेंट में, ये बहुत बार पूछा जा चुका है आपके पेपर के अंदर, ठीक है, तो आपको इसका आंसर मेरे को बताना होगा। तो ध्यान रखेंगे मिजोरम 21 जनवरी 1972, मणिपुर मेघालय सब ये 1972 के अंदर गठित होते हैं। 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ, 30 मई 1987 में गोवा का गठन होता है, 1 नवंबर 2000 में ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़, और 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य को जो है दर्जा मिला। यदि मैं भारत के नवीनतम राज्य की यदि मैं बात करता हूं कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है, भारत का नया राज्य, यदि हम भारत के नए राज्य की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है मेरे बच्चा, तेलंगाना है। कौन सा है, तेलंगाना है, ये भी आपको याद रखना है, तेलंगाना ये भारत का नवीनतम राज्य है जिसको 2 जून 2014 के अंतर्गत ध्यान रखेंगे भारत के एक नए राज्य के रूप में इसे दर्जा दिया गया, ठीक है, ध्यान चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बताइए जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है, और ऐसी योजनाएं आपके पेपर के अंदर पूछी जाती है जहां हम मातृ मृत्यु दर को हम क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो प्रसव के समय जिनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और इसी मृत्यु के रेट को हमें क्या करना है, कम करना है। भारत सरकार ने एक पहल शुरू की है, तो अब ये योजना है, अब आपसे ये पूछ सकता है कि जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, क्योंकि ये योजना वर्तमान में चर्चा में है। तो आपको ऑप्शन बताया ना 1997, 1998, 2000 या फिर 1992 से। तो जल्दी से कमेंट, जल्दी से जो है पढ़िए क्वेश्चन को, बताना इसमें कि सुरक्षा योजना कब चली थी। तो ध्यान रखेंगे 2000 के अंदर जो है 2004 में जो है कौन सी योजना चली थी, जननी सुरक्षा योजना को संचालित किया गया था। यदि मैं 1997 की बात करता हूं तो 1997 में ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय, एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय तपेदिक, ठीक है, राष्ट्रीय तपेदिक कार्यक्रम क्या किया गया था, कार्यक्रम जो है क्या किया गया था, शुरू किया गया था, ठीक है, कार्यक्रम शुरू हुआ था। यदि मैं 1997-98 की बात करता हूं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1997-98 की यदि हम बात करें तो भारत के अंदर एक और नया प्रोग्राम चला था, एक और नया कार्यक्रम चला था जिसको हम बोलते हैं पल्स पोलियो, ठीक है, कौन सा चला था, ध्यान रखेंगे पल्स जो है क्या चला था, पोलियो, पल्स पोलियो जो है क्या चला था, पल्स पोलियो कार्यक्रम जो है भारत के अंदर जो है क्या किया गया था, 1997-98 में शुरू किया गया था, ठीक है।
यदि मैं किसकी बात करता हूँ, 1992 की बात करता हूँ, तो ध्यान रखेंगे 1992 ईस्वी में भारत के अंदर क्या चला था बच्चा, राष्ट्रीय एड्स, ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय एड्स सुरक्षा कार्यक्रम, ध्यान रखिए राष्ट्रीय एड्स सुरक्षा कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 1992 ईस्वी में हुई थी। तो आपको याद रखनी है ये बात, ठीक है। ये दोनों, ये तीनों, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और बेटा ध्यान रखेंगे प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, ठीक है। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे एड्स दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को, एड्स दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि काकरापार विद्युत परमाणु केंद्र कहां पर स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। काकरापार परमाणु विद्युत परमाणु केंद्र कहां पर स्थित है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका आंसर आपको बताना होगा। तो ध्यान रखेंगे जो ये काकरापार है ये आपसे पूछ रहा है। जैसे कि मैं बुलंदशहर की बात करता हूं, तो बुलंदशहर में कौन सा है भैया, नरोरा। नरोरा ध्यान रखेंगे बुलंदशहर में है, नरोरा ताप विद्युत केंद्र है, ध्यान रखेंगे ताप परमाणु केंद्र कहां पर स्थित है, परमाणु केंद्र नरोरा ताप परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1991 ईस्वी के अंदर की गई थी। इसकी स्थापना आपसे पूछी जाती है, इसलिए यहाँ पर मैंने स्थापना की है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि कर्नाटक की यदि हम बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे कर्नाटक में कौन सा है भैया, कैगा। कैगा परमाणु केंद्र है कर्नाटक में, कैगा परमाणु केंद्र, कैगा परमाणु जो केंद्र है वो कहां पर स्थित है, कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। यदि मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं, ध्यान रखेंगे तारापुर, ध्यान रखेंगे तारापुर, महाराष्ट्र में कौन सा है, तारापुर परमाणु केंद्र स्थित है। और ध्यान रखेंगे जो महाराष्ट्र में जो तारापुर परमाणु केंद्र है ये आपको याद रखना है, इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी, इसको भी याद रखना है। क्यों, क्योंकि ये भारत का पहला परमाणु केंद्र है, ध्यान रखना। तारापुर जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, आपको याद रखना है, ये है भारत का क्या है, ये है भारत का, ध्यान रखेंगे भारत का पहला परमाणु केंद्र है, भारत का पहला परमाणु केंद्र है, ध्यान रखेंगे पहला परमाणु केंद्र है भारत का, जो कि 1972 के अंदर बना, ठीक है। उसके बाद यदि हम किसकी बात करते हैं, काकरापार की बात करते हैं, तो सूरत यानी गुजरात राज्य के अंदर स्थित है काकरापार। आपको एक और याद रखना है रावत भाटा, आपसे ये भी पूछा जाता है कि बताइए रावत भाटा कहां पर स्थित है। रावत भाटा परमाणु केंद्र ताप विद्युत केंद्र, ध्यान रखेंगे कहां पर है, रावत भाटा जो केंद्र है, रावत भाटा केंद्र, आपको ये भी याद रखना है, ध्यान रखेंगे रावत भाटा कहां पर है, रावत भाटा है राजस्थान राज्य के अंदर। कहां पर है रावत भाटा, राजस्थान में है, ध्यान रखेंगे राजस्थान के अंदर स्थित है। एक और बता देता हूं मैं आपसे, एक और पूछा जाता है कि बताइए कल्पक्कम कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे जो कल्पक्कम जो परमाणु केंद्र है, कल्पक्कम जो केंद्र है, कल्पक्कम जो परमाणु केंद्र है, ये ध्यान रखेंगे बच्चा, ये कहां पर स्थित है, ये तमिलनाडु में। कहां पर है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए कि जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहां है, यानी इसका बार्क का आपसे पूछे कि बताइए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसको हम क्या बोलते हैं, भाभा, क्या बोलते हैं, भाभा परमाणु केंद्र के नाम से जिसको हम जानते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो ये रिसर्च सेंटर है, जो मुख्यालय है, ये कहां पर स्थित है बार्क का, तो ध्यान रखिए ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, ठीक है। कहां पर स्थित है, ये बंबई में स्थित है, ठीक है, बंबई या ट्राम्बे मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। कहां पर, इसके दो आपको याद रखने हैं, इसके दो परमाणु सैटेलाइट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है अप्सरा और दूसरा कौन सा है, साइरस, ठीक है। इसके दो परमाणु क्षेत्र आपको याद रखने हैं, केंद्र याद रखने हैं, सॉरी दो परमाणु सैटेलाइट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, पहला तो हमारा कौन सा हो गया है, अप्सरा हो गया है, आपको याद रखना है अप्सरा, जिसकी जो है इन्होंने कब जो है इसको संचालित किया था अप्सरा को, तो सबसे पहला कौन सा है, अप्सरा है। अप्सरा जो चला था वो कब चला था मेरे बच्चे, 1956 में। और इसका जो दूसरा है वो कौन सा है, साइरस। कौन सा हो जाएगा, साइरस हो जाएगा, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है साइरस है, और जिसको कब लॉन्च किया गया था, 1960 में लॉन्च किया गया था। तो आपको ये दोनों भी याद रखने हैं जो बार्क के द्वारा लॉन्च हुए थे, ठीक है। इन दोनों को भी याद रखना है, दोनों के दोनों हमारे क्या है, इंपोर्टेंट है। ये बार्क के परमाणु रिएक्टर है, पहला परमाणु रिएक्टर हमारा अप्सरा है और दूसरा परमाणु रिएक्टर हमारा साइरस है, दोनों ही हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी किताब है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है एडम स्मिथ,
सी ऑप्शन है मार्शल, बी ऑप्शन है रॉबिन्स। ठीक है, ये चारों के चारों ही अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक आपके पेपर के अंदर पूछी जाती है कि बताइए इनके रचयिता कौन है। तो ध्यान रखिए कार्ल मार्क्स की एक किताब है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, दास कैपिटल। तो इनकी जो किताब है, इनकी किताब का नाम क्या है, दास कैपिटल। ठीक है, कार्ल मार्क्स की। एडम स्मिथ की यदि हम बात करें तो एडम स्मिथ ने एक जो है थ्योरी दिया, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, एडम स्मिथ की जो थ्योरी है उसका क्या नाम है, ध्यान रखिए, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। कौन सी है, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशंस जो है तो वो किसने दी है, नेशंस जो है किसने दी है, ये एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। और ये जो किताब है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये किसकी किताब है, मार्शल की किताब है। किसकी किताब है, ये मार्शल की किताब है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखिए, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है। एडम स्मिथ, ध्यान रखेंगे एडम स्मिथ को ध्यान रखना, ये भी कहा जाता है कि इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्री कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता, ध्यान रखेंगे, किसको कहा गया है, एडम स्मिथ को कहा गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस संधि के साथ गुलाब सिंह को कश्मीर बेच दिया था। ध्यान रखेंगे, किसकी बात कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या काम करा था, एक संधि की थी, और इस संधि में क्या करा था, गुलाब सिंह को क्या बेच दिया था, कश्मीर बेच दिया था। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ऑप्शन है असुद अली की संधि के साथ बेच दिया था, बड़गांव की संधि के साथ बेच दिया था, या फिर संगोली की संधि के साथ बेच दिया था, या फिर अमृतसर की संधि के साथ बेच दिया था। तो ये यदि आपको ये संधियां पता होंगी तो आप आंसर बड़ी आसानी से लगा देंगे, और यदि आपको संधि नहीं पता होगी तो आप आंसर नहीं लगा पाएंगे। देखो, यदि किसकी बात करता हूं मैं, असूल अली की संधि की बात करता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है असूल अली की संधि। क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये असम राज्य से जुड़ी हुई संधि है, और वहां पर एक वंश रूल क्या करता था, जिसका नाम क्या था, अहोम साम्राज्य। क्या नाम था, अहोम साम्राज्य। तो ध्यान रखेंगे, असूल अली की संधि हुई थी बच्चा, ये 1639 ईस्वी में हुई थी, और ये किस किस के बीच हुई थी, ये हुई थी अहोम साम्राज्य, ध्यान रखेंगे, ये हुई थी किसके बीच, अहोम साम्राज्य और किसके बीच, मुगल के बीच, व मुगलों के बीच। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मुगलों के बीच। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अहोम साम्राज्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, असम राज्य से संबंधित है, ये इनके बीच ये एक संधि हुई थी 1639 ईस्वी में, जिसे हम असूल अली की संधि कहते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अहोम साम्राज्य और क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मुगलों के साथ एक युद्ध लड़ा था जब औरंगजेब भारत के अंदर रूल कर रहा था। तो उसी समय एक युद्ध हुआ था जिसे हम सराय घाट का युद्ध कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। दूसरा है बड़गांव की संधि की यदि मैं बात करता हूं तो ध्यान रखें कि बड़गांव की संधि कब हुई थी, बड़गांव की संधि 1779 में हुई थी, बड़गांव की संधि। ठीक है, और ये बड़गांव की संधि है, ये किससे संबंधित है, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखें, बड़गांव की संधि किससे है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। ध्यान रखना, मराठा युद्ध की जानकारी हमें सबसे पहले बड़गांव संधि, ये संधि जो है क्या हो गई थी, इसको असफल बना दिया गया था बड़गांव की संधि को। ठीक है, संगोली की संधि की यदि मैं बात करता हूं तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। संगोली की संधि क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि 1816 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1816 ईस्वी में इस संधि के साथ ध्यान रखेंगे, आंग्ल जो नेपाल युद्ध था ये समाप्त हो गया था। आंग्ल नेपाल युद्ध क्या हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ था इस संगोली की संधि के साथ। ध्यान रखेंगे, इसी संगोली की संधि के साथ आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 ईस्वी से लेकर 1816 ईस्वी तक चला था, इसी संगोली की संधि के साथ आंग्ल नेपाल युद्ध भी क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। और इसी संधि में जो काली नदी को लेकर कभी कभी विवाद हो जाता है भारत और नेपाल के बीच, इसी संधि में इसी काली नदी के उद्गम क्षेत्र को इसको एक अंतरराष्ट्रीय सीमा मान लिया गया था, ब्रिटिश भारत और किसके बीच, नेपाल के बीच। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, दूसरा यदि मैं बात करूं अमृतसर की संधि, तो अमृतसर की संधि कब हुई थी, 1846 ईस्वी में। कब हुई थी ये, 1846 ईस्वी में ये अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अमृतसर की संधि 1846 ईस्वी में हुई थी। 1846 से आपको एक और बात याद रखनी है कि आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद लाहौर की संधि हुई थी, लेकिन ये वो बात नहीं है, ये संधि अलग है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया था, गुलाब सिंह को क्या बेच दिया था, कश्मीर बेच दिया था। एक तो कश्मीर, एक तो आपको अमृतसर की संधि ये नजर आ रही है 1846 वाली, और एक और मैं बता देता हूं अमृतसर की संधि एक और है बेटा जो कि 1809 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो आपको वो भी याद रखना है कि अमृतसर की संधि एक और है जो कि कब हुई थी, 1809 ईस्वी में हुई थी। तो आपको दोनों ही बातें क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताइए कि एक कल्प में कितने महायुग होते हैं। एक कल्प में आपको ये बताना है कि कितने महायुग होते हैं। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन है 100 महायुग, 1000 महायुग, 10 महायुग या 10,000 महायुग। तो ध्यान रखेंगे एक कल्प जो होता है वो किसके बराबर होता है मेरे बच्चा? 1000 महायुग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1000 महायुग। और एक महायुग जो होता है, ध्यान रखेंगे, एक जो महायुग होता है ये कितने वर्ष के बराबर होता है? एक महायुग 43,20,000 वर्ष के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे 20,000 वर्ष के बराबर क्या होता है? एक महायुग होता है। और 1000 महायुग में एक कल्प होता है। यदि हम युग की बात करेंगे बच्चा, तो युग कितने होते हैं बच्चा? युग होते हैं 4। ठीक है, कौन कौन से युग होते हैं? तो ध्यान रखेंगे, एक तो होता है सतयुग। ठीक है, कौन सा होता है? सतयुग होता है। ध्यान रखेंगे सतयुग होता है। एक कौन सा होता है? त्रेता युग होता है। आपको ये भी याद रखना है, त्रेता युग होता है। एक कौन सा होता है? द्वापर युग होता है। कौन सा? द्वापर युग होता है। और एक कौन सा होता है मेरे बच्चे जो वर्तमान में माना गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? कलयुग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको युग भी याद रखने हैं। युग कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चौथा कलयुग। ठीक है, और ये जो है किससे संबंधित है? एक कल्प से संबंधित है। एक कल्प में कितने महायुग होते हैं? 1000 महायुग होते हैं। और एक महायुग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। और युग कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये बताइए 25 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? अब ऑप्शन है आपका, सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि 344 मीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन कह रहा है 1531 मीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन कह रहा है 6420 मीटर प्रति सेकंड और डी ऑप्शन कह रहा है 5960 मीटर प्रति सेकंड। हमसे किसकी पूछी? एल्यूमिनियम की पूछी, तो हमें एल्यूमिनियम की ही बतानी है। तो ध्यान रखिए एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ध्यान रखिए, ठीक है, सबसे ज्यादा होती है एल्यूमिनियम। तो ध्यान रखिए इसमें सबसे ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6420 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी? सबसे ज्यादा। 5960 मीटर प्रति सेकंड जो होती है ये किसमें होती है? ध्यान रखेंगे ये स्टील में होती है। किसमें होती है? ये स्टील में ध्वनि की चाल होती है। ध्यान रखेंगे स्टील में ध्वनि की क्या होती है? ये चाल होती है। ध्यान रखेंगे स्टील में ध्वनि की चाल। जब स्टील में इतनी होती है तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि ये बताइए कि लोह में ध्वनि की चाल कितनी होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर? तो आपको लोह में ध्वनि की चाल भी याद रखनी है। लोह में ध्वनि की चाल कितनी होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर? तो ये कितनी होती है बच्चा? ये होती है 5950 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ध्यान रखिए किसमें होती है? लोह में होती है ध्वनि की चाल। ठीक है, 1531 मीटर प्रति सेकंड की यदि मैं बात करता हूं तो ये किसमें होती है? 25 डिग्री सेल्सियस पर समुद्री जल में होती है। किसमें होती है? समुद्री जल में क्या होती है? समुद्री जल में ध्वनि की चाल होती है। ध्यान रखिए समुद्री जल में ध्वनि की चाल। आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ठीक है, समुद्री जल में ध्वनि की चाल ध्यान रखिए किसमें होती है? ये कितनी होती है? 1531 जो है मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ध्यान रखिए 344 मीटर प्रति सेकंड क्या होती है? ये वायु में ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल। और ये सारी बातें ध्यान रखना 25 डिग्री सेल्सियस पर है वायु में ध्वनि की चाल। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि ये बताइए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ये तो किसमें है भैया? ये तो जो है हमने किसमें पढ़ी है? 25 डिग्री सेल्सियस पर पढ़ी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये बताइए वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी? वायु में ध्वनि की चाल। ध्यान रखना 25 डिग्री सेल्सियस का तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? 0 डिग्री की चाल। ये भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है बच्चा? ये होती है 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, याद रखनी है। ये सारी चाल आपको याद रखनी है, आपसे पेपर में पूछा जाता है। यदि स्पीड नहीं दे रहा होगा पेपर में तो आपको क्वेश्चन कैसे देगा? किस तरीके से देगा? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है।
ठीक है। यदि स्पीड नहीं देगा तो आपको 4 धातु दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि बताइए इनमें से किसमें ध्वनि की चाल क्या होती है, सर्वाधिक होती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि बताइए मनकुंवर अभिलेख कहाँ स्थित है। मनकुंवर अभिलेख गुप्त काल से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए एटा, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी सांची, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो मनकुंवर जो अभिलेख है ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर स्थित है, ये एटा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये एटा में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि मनकुंवर अभिलेख कहाँ पर स्थित है, ये प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लेख नहीं है, प्रयाग प्रशस्ति लेख अलग है जो कि कौशाम्बी में था, अशोक के द्वारा लिखवाया गया था और इसे अकबर के शासन काल में कहाँ से, कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था, वो एक अलग अभिलेख है। ठीक है, ये मनकुंवर अभिलेख की मैं बात कर रहा हूँ। यदि मैं एटा की बात करता हूँ तो ध्यान रखेंगे एटा में एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो है लेख है जिसका नाम, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, बिलसर। तो ध्यान रखेंगे बिलसर अभिलेख कहाँ पर स्थित है, बिलसर अभिलेख ये एटा में स्थित है, बहुत बार पूछा जा चुका है बिलसर अभिलेख। और ये किसके शासन काल से है मेरे बच्चा, आप ध्यान रखना, कुमारगुप्त के शासन काल से है। कुमारगुप्त कौन भाई, फर्स्ट या सेकंड, तो कुमारगुप्त फर्स्ट के शासन काल से स्थित है क्या, एटा। ठीक है, एटा में कौन सा अभिलेख, बिलसर अभिलेख। ठीक है, यदि मैं अयोध्या की बात करता हूं तो ध्यान रखेंगे अयोध्या में आपको कौन सा देखने को मिलेगा, कर्मदंडा अभिलेख देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए कौन सा, कर्मदंडा अभिलेख आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये अयोध्या में देखने को मिलेगा। ये भी कुमारगुप्त फर्स्ट के शासन काल से, ये भी किसकी जानकारी हमें देता है, ये भी हमें किसके बारे में बताता है, कुमारगुप्त के बारे में बताता है, कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में हमें जानकारी देता है। सांची का स्तूप कहाँ पर है बच्चा, ये तो सभी को पता है, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है सांची का स्तूप। ध्यान रखना, सांची अभिलेख नहीं है, सांची का स्तूप है। ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारा कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिए। आपसे क्वेश्चन यदि पूछे कि कुमारगुप्त फर्स्ट के शासन का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि कुमारगुप्त फर्स्ट के शासन का उल्लेख, फर्स्ट के शासन का उल्लेख। ठीक है, इसके शासन का उल्लेख हमें कौन से अभिलेख से देखने को मिला है, तो ध्यान रखेंगे मंदसौर अभिलेख, मोस्ट इंपोर्टेंट है मंदसौर अभिलेख। और ध्यान रखेंगे मंदसौर अभिलेख जो लिखा है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो मंदसौर अभिलेख भैया किसने लिखा है, वत्स भट्टी ने लिखा है। ध्यान रखिए किसने लिखा है, वत्स भट्टी के द्वारा जो है क्या लिखा गया है, मंदसौर अभिलेख लिखा गया है। और इसी मंदसौर अभिलेख में हमें कुमारगुप्त फर्स्ट के शासनकाल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तिब्बती बौद्ध में त्रिमूर्ति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस देव को वज्रपाणी के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बौद्ध धर्म में भी त्रिमूर्ति का उल्लेख है। ध्यान रखना भाई, ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म नहीं, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ बौद्ध धर्म सनातन से ही निकला है। ठीक है, ध्यान रखना त्रिमूर्ति का जो उल्लेख है वो किस देव को समर्पित है, ध्यान रखना, और किस देव को वज्रपाणी के रूप में देखा गया है। ठीक है, तीन है, और एक तो जो है कौन से हैं, अवलोकतेश्वर। ठीक है, कौन है, अविलोकतेश्वर है, एक तो इनको देखा गया है, दूसरा है कौन है, मंजूश्री है, और तीसरा कौन है, वज्रपाणी। ठीक है, तो ऑप्शन है भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और शिव। तो वज्रपाणी के रूप में जो देखा गया है, किसको देखा गया है, शिव को देखा गया है। किसको देखा गया है, शिव को देखा गया है। शिव को जो है वज्रपाणी के रूप में देखा गया है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शिव। इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आपको विष्णु बता रहा है कि जो इसमें विष्णु है, विष्णु को किस रूप में देखा गया है, तो ध्यान रखेंगे विष्णु को अवलोकतेश्वर कहा गया है। क्या कहा गया है, अवलोकतेश्वर। अवलोकतेश्वर जो है के नाम से जो है विष्णु को जाना गया है, अवलोकतेश्वर के नाम से जाना गया है। ब्रह्मा को किसके नाम से जाना गया है, मंजूश्री। किसके नाम से, मंजूश्री के नाम से जो है किसको जाना गया है, ब्रह्मा को जाना गया। तो ये तिब्बती बौद्ध में 3 मूर्तियों का उल्लेख है, त्रिमूर्ति। वैसे यदि मैं भारत की बात करता हूँ, भारत में जो त्रिमूर्ति का प्रमाण जो हमें देखने को मिलते हैं ये कौन से काल में, गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत में सबसे पहले त्रिमूर्ति का जो उल्लेख हमें देखने को मिला, ये कहाँ पर देखने को मिला है हमें, तो ध्यान रखेंगे ये हमें गुप्त काल में देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि काला सागर, कैस्पियन सागर, मरमरा सागर, एजियन सागर, ये 4 सागर आपको दे रखे हैं। इनका क्रम कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम में लगाएंगे, पूर्व से पश्चिम दिशा में लगाने। ये आप तभी लगा पाएंगे जब आपने इन सागर के बारे में अच्छे से जाना होगा, पढ़ा होगा।
ठीक है, ऐसे नहीं लगा सकते आप क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा है ये जो क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पर लिया है कि आपसे सागर हो, समुद्र हो, पर्वत हो, इनका क्रम लगाने के लिए आपके पेपर के अंदर देता है एग्जामिनर, ठीक है। तो इसमें जो है आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इनका क्रम पूर्व से पश्चिम में लगाना है। अब हमें पूर्व से पश्चिम में तो हम तब लगाएंगे जब हमने सागर को पढ़ा होगा। तो ए ऑप्शन कह रहा है कैस्पियन सागर, काला सागर, मरमरा सागर, एजियन सागर। बी ऑप्शन कह रहा है एजियन सागर, काला सागर, मरमरा सागर, कैस्पियन सागर। उसके बाद कह रहा है कैस्पियन सागर, मरमरा सागर। ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले यदि आप जाएंगे तो आपको कौन सा सागर देखने को मिलेगा? कैस्पियन सागर देखने को मिलेगा। उसके बाद आप थोड़ा सा यूरोप में आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पर काला सागर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको मरमरा सागर और उसके बाद आपको एजियन सागर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इनका क्रम है पूर्व से पश्चिम। कैस्पियन सागर ये एक प्रकार की झील है। काला सागर मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यूरोप में डैन्यूब जो नदी है ये काला सागर में आकर अपना क्या करती है? मुहाना बनाती है, ठीक है। ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। इस सागर के बारे में थोड़ा सा पढ़ के चले जाना, खासकर कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के साथ कौन कौन से देश अपनी सीमा साझा करते हैं? 5 देश हैं। कौन कौन से ऐसे हैं जो कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है आपको, आपके पेपर के अंदर पूछता है यहाँ से। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ये बताइए कि कौन सी विधि फसल अवशेषों का उत्पादक उद्देश्यों के लिए उपयोग कर पराली दहन को कम करने में प्रत्यक्ष सहायता करती है। क्वेश्चन को ध्यान से पूर्ण पढ़ना क्योंकि चर्चा में रहती है ये चीज, ठीक है। क्योंकि जहां पर हम देखते हैं कि जब धान की कटाई होती है, धान की कटाई के बाद जो हमारे जो क्षेत्र होते हैं, किसान भाई होते हैं, परालियों को खेत में जला देते हैं जिससे पॉल्यूशन होता है, ठीक है। हालांकि किसान यदि कोई काम करता है तो उसी से पॉल्यूशन रहता है, लेकिन जब सरकार को जीडीपी में हेल्प चाहिए तो वो किसके पास आती है? किसके पास आती है? किसान के पास आती है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि भारत के अंदर जो अन्न को पैदा कर रहा है वही जो है अन्न के लिए लड़ रहा है, ठीक है। उसे ही अन्न सही समय पर नहीं मिल पाता, ठीक है। और जो अन्न को पैदा भी नहीं कर रहा है वो मजे ले रहे हैं, और किसान जो है क्या हो रहा है? बेचारा बदहाल हो रहा है। अब आप देखोगे जो किसान जो खेती कर रहा है, अब बेचारा धान में इतनी मेहनत करके किसान अपने धान को कहाँ तक पहुँचाता है? मंडी तक पहुँचाता है। और मंडी वाले आते हैं, 2 बार उछालते हैं और हिसाब लगा देते हैं कि भाई इतना इतना इतना, ठीक है। और किसान बेचारा मुंह ठाए देखता रहता है, वो सोचता रहता है कि बस भगवान ये फसल अच्छी चली जाए, है ना। कभी कभी तो ईश्वर मार देता है, बरसात कर देता है, बिना वजह बरसात कर देता है। कभी गवर्नमेंट मार देती है, सही समय पर सही रेट नहीं दे पाती है। अभी तो पंजाब के अंदर देखो कितना बुरा हाल हो गया। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सभी किसानों को सही समय पर जो है इनको उभार दे, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो गया। पंजाब में लोग बर्बाद हो गए हैं, हरियाणा में बर्बाद हो गए हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोग किसान जो थे बेचारे बर्बाद हो गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सी विधि फसल अवशेषों का उत्पादक उद्देश्य के लिए उपयोग कर पराली दहन को कम करने में प्रत्यक्ष सहायता करती है? पूषा डिंपोच, ठीक है। पूषा एक संस्था है जिसने एक डिंपोजर बनाया। बायोचार उत्पादन, हैप्पी सीडर, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना ये सारे ही नहीं है, ये सारे ही सहायता करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन में हमारी दिक्कत हो गई। ये सारे ही क्या करते हैं? मदद करते हैं, सहायता करते हैं किसको? पराली दहन को कम करने में जो है ये क्या करते हैं? मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का हमारा। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि किसके शासन काल में वैंसोंग 641 ईस्वी में कांची की यात्रा पर गया था? कांचीपुरम की यात्रा पर गया था। ऑप्शन है पुलकेशी सेकंड, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड, महेंद्र वर्मन। तो ध्यान रखें कि इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे नरसिंह वर्मन फर्स्ट को यदि हम पढ़ते हैं तो इसने पुलकेशी सेकंड की क्या की थी? हत्या की थी। तो आपको याद रखना है इसने जो है क्या करा था? पुलकेशी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पुलकेशी सेकंड की इसने क्या करी थी? पुलकेशी सेकंड की हत्या करी थी। और इसकी हत्या के बाद इसने एक उपाधि धारण की थी। आपको उपाधि पूछता है आपके पेपर में, तो इसने जो उपाधि धारण की थी इसकी उपाधि का नाम क्या था मेरे बच्चा? वातापी कोंडा, ठीक है। क्या नाम था? वातापी कोंडा जो है क्या था? इसकी उपाधि का नाम था। ये पूछा जाता है कि ये बताइए पल्लव वंश के कौन से शासक ने वातापी कोंडा की उपाधि को धारण किया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने जो है वातापी कोंडा की उपाधि को धारण किया था। लेकिन किया कब था? जब इसने किसकी? पुलकेशी सेकंड की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, ठीक है। ध्यान रखिए। दूसरा है ये जो नरसिंह वर्मन है, आपको ये इसलिए भी याद रखना है नरसिंह वर्मन को क्योंकि इसने मल्लिकार्जुन मंदिर, ठीक है,
इसमें मल्लिकार्जुन मंदिर में क्या करवाया था मेरे बच्चा, मल्लिकार्जुन मंदिर में इसने जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, मल्लिकार्जुन मंदिर में इसने इसका विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, विजय स्तंभ का क्या करवाया था कि नींव रखी थी, कि नींव रखी इसने, जिसने नरसिंहवर्मन प्रथम। ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नरसिंहवर्मन फर्स्ट के बारे में ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा है, इसने एक शैली का प्रयोग किया था और इस शैली का नाम क्या है, मामल शैली। ध्यान रखिए, इसने इसकी जो शैली है, इसने जिस शैली का प्रयोग किया है, इसकी शैली का नाम क्या है, मामल शैली है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मामल शैली का प्रयोग किस शासक के द्वारा किया गया था, नरसिंहवर्मन फर्स्ट के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिए, इसने सप्त पैगोडा मंदिरों का निर्माण करवाया। इसका सप्त पैगोडा, इसके द्वारा जो मंदिर बनवाए गए थे सप्त पैगोडा, रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिए, रथ मंदिर का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था, मंदिर का निर्माण। अब ये जो सप्त पैगोडा रथ मंदिर है, ये कौन कौन से हैं मैं लिखवा देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो मंदिर है, कौन सा है, द्रौपदी मंदिर है। ध्यान रखिए, कौन से मंदिर है, एक तो मंदिर है आपका, कौन सा है मेरे बच्चा, द्रौपदी मंदिर। ठीक है, कौन सा है, द्रौपदी। एक कौन सा हो गया आपका जो है, एक हो जाएगा आपका जो है नकुल सहदेव मंदिर। ध्यान रखिए, कौन सा था, नकुल सहदेव रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, एक कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान रखेंगे, एक हो जाएगा तुम्हारा युधिष्ठिर मंदिर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, युधिष्ठिर मंदिर। एक कहते हैं किसको, अर्जुन मंदिर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, युधिष्ठिर मंदिर के नाम से भी इसको जानते हैं, युधिष्ठिर मंदिर। ठीक है, एक कौन सा मंदिर था हमारा जो है, एक था हमारा अर्जुन मंदिर। कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था, अर्जुन मंदिर का निर्माण करवाया था। एक कौन सा, भीम मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था, भीम। एक कौन से मंदिर का, गणेश मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, और एक कौन से नंबर का मंदिर का निर्माण करवाया, पिंडारी मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, ये रथ मंदिर है जिनका निर्माण किसके द्वारा, नरसिंहवर्मन के द्वारा करवाया गया था। ये 7 मंदिर आपको याद रखने हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, जो ये युधिष्ठिर मंदिर है ना, इसको हम धर्मराज मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, धर्मराज मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो पुलकेशिन सेक्रेटरी के बारे में आपको ये बात याद रखनी है, ध्यान रखेंगे। इसने महाबलीपुरम, ठीक है, इसकी स्थापना भी की थी। तो इसके बारे में आपको, सॉरी, नरसिंहवर्मन के बारे में आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैसे तो दक्षिण भारत में यदि हम महेंद्रवर्मन को पढ़ेंगे तो रथ के मंदिरों के बारे में जानकारी हमें सबसे पहले इसी के शासनकाल से प्राप्त होती है। उसके बाद नरसिंहवर्मन ने जो है मावल शैली का प्रयोग करके सप्त पैगोडा रथ मंदिर का निर्माण करवाया। मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए हैं। सबसे बड़ा रथ यदि हम देखेंगे तो ध्यान रखेंगे, जिसमें धर्मराज मंदिर जो है, धर्मराज रथ मंदिर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा है। यदि मैं वैनसोंग की बात करता हूं तो वैनसोंग को और हम किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखिए, इसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसको कहा गया है, तीर्थयात्रियों का राजकुमार वैनसोंग को कहा गया है। वैनसोंग जब उत्तर भारत में आया था तो उस समय कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो ध्यान रखिए, उत्तर भारत में जब ये आया था, तो ये उत्तर भारत में जब आया था तो उत्तर भारत में किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ध्यान रखेंगे, उत्तर भारत में ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के जो है ये शासनकाल में भारत आया था। ध्यान रखिए, शासनकाल में भारत आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ध्यान रखेंगे, में भारत आया। अब आपके लिए मैं एक और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का यहाँ पर छोड़ रहा हूँ कि क्वेश्चन ये है कि जब हर्षवर्धन के शासनकाल में वैनसोंग भारत आया था, तो एक क्वेश्चन तो आपके लिए ये है, कमेंट में बताना है कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में जो लोगों की बातों को सुनने के लिए जो सभा बुलाता था, तो इसमें बताइए वैनसोंग ने कौन सी सभा में भाग लिया था, वो कौन से नंबर की सभा थी और कहाँ हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में है। तो बच्चों देखो, आज के ये हमारे 15 क्वेश्चन थे आज की क्लास के। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे क्या थे, मोस्ट इंपोर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे। इनका अच्छी तरीके से रिवीजन आपको करके जाना है। बस आपसे यही मैं एक हाथ जोड़कर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आपके जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, सबको इस क्लास को शेयर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो,
लाइक भी कर देना भाई, यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो देखो लाइक भी कर देना, लाइक भी ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ है, थोड़ी सी अभी शायद हो सकता है कि वॉइस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम भी हम बहुत जल्दी क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। तो बस हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।